हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, बिजनेस इन्वायरमेंट का हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके थे। आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। जो पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि आज आप लोग को रात में 9 बजे तक अकाउंट की भी क्लास मिलेगी। वो क्लास प्रॉपर चलेगा जैसे पहले क्लासेस चलती थी। बोर्ड का सेटअप हो चुका है। इस क्लास को मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या करना है, मैं अभी एक्सप्लेन करना है, कुछ ऐसे खास लिखवाना नहीं है। मैं ऐसे रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। लेकिन जो अकाउंट की क्लास होने वाली है वो आपका प्रॉपर सेटअप पे चलेगा जैसे पहले चलती थी। तो हम देखते हैं कि आज की क्लास के बारे में। ये टॉपिक आप याद कर सकते हो कि फैक्टर अफेक्टिंग से चार्ट हमने बनवा दिया था, ठीक है। और पिछले क्लास में इस चार्ट को भी हमने एक्सप्लेन किया था। मीन्स जो आपका कह सकते हो कि कंपोनेंट्स जो थे कि माइक्रो इन्वायरमेंट का, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, उसमें से इकोनॉमिक को हमने एक्सप्लेन किया था। नॉन इकोनॉमिक में हमने पॉलिटिकल एंड नेचुरल को भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब आज की टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा नॉन इकोनॉमिक में अगला टॉपिक है सोशियो कल्चर। अब ये क्या है सोशियो कल्चर, इसके बारे में देखते हैं हम। एटीट्यूड ऑफ पीपल टू वर्क। अब देखो बेटा, ये सोशियो कल्चर जो है, सोशियो कल्चर कह सकते हो आप, सोसाइटी के कल्चर के बारे में बात कर रहा है। किससे भी हमारा बिजनेस कैसे अफेक्ट होता है उसकी बात कर रहा है। अब देखो, अगर कोई भी सोसाइटी में जहाँ पे मैं जिस जगह प्लेस पे बिजनेस आपका इस्टेब्लिश है, अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ का जो हैबिट्स है, या कह सकते हो जो वहाँ के लोगों का हैबिट है, वो वर्क करने वाले मीन्स लेबोरियस है, अच्छे से काम करने वाले हैं, तो आपका बिजनेस का ग्रोथ अच्छा होगा। बट जस्ट इसके रिवर्स में आप सोचो कि अगर बिजनेस जो पीपल्स हैं उन वो क्या है, लेजीनेस से वो है, मीन्स उनके अंदर काम करने की उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं है, तो आपके बिजनेस पे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। फिर दूसरा बोला है फैमिली सिस्टम। अब बात आती है कि देखो, अगर एम्प्लॉयज़ का जो फैमिली है, वो कह सकते हो कि आप एक तरीके से हम बोले मोर, उनका जो फैमिली के इंटरनल मैटर्स है, अगर वो अच्छे हैं, मीन्स उनके अंदर की बॉन्डिंग अच्छी है, तो एम्प्लॉय क्या होगा कि एक तरीके से कह सकते हो आप कि खुश होगा। मीन्स वो कह सकते हो पर्सनल सेटिस्फाई रहेगा। और कोई भी बंदा जब पर्सनली सेटिस्फाई रहेगा तो क्या करेगा कि अपने वर्क के प्रति भी थोड़ा सा जिम्मेदार रहेगा। लेकिन अगर इसके एडवर्स जाओ कि फैमिली में उस पर क्या हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, उनका फैमिली में इंटरनल क्या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो उससे क्या होगा कि जो आप उनका जब ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे भी सही से काम नहीं कर पाएंगे। ये बात करा। फिर कास्ट सिस्टम्स, एक कास्टिज्म की बात कर रहे बेटा कि अगर हमारे जहाँ पे सोसाइटीज़ है वहाँ पे कास्ट वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा मीन्स जातिवादिता की बात कर रहा है, अगर जात से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोग उसको लेकर कॉन्शियस हैं, तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, या हम कह सकते हो कि एज ए कंपनी आप सोचो कि मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी का ओनर हूँ मैं, अगर कहीं पे अपनी कंपनी ओपन कर रहा हूँ, वहाँ पे कॉस्ट मीन्स जातिवादिता बहुत ही ज़्यादा हावी है। तो अगर मैं पर्टिकुलर कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करता हूँ, फॉर एग्जांपल वो कह सकते हो कि आप लोअर कास्ट के अपर या मिडिल कास्ट जो हमारे सोसाइटी में डिवाइड किए गए, और हमने हायर किया कि इस बेस पे कि एजुकेशन पे, फॉर एग्जांपल मान लो वो लोअर लेवल वाले बहुत अच्छे एजुकेटेड थे, मैं हायर कर लिया, लेकिन एक बात अपर कास्ट वालों को बुरी लग गई, तो उससे भी क्या होगा कि मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा कि नहीं ये तो क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल वाले को ले रहे हैं। ये आप देखते हो कि अक्सर सुनने को मिलता है, नहीं यहाँ तो जातिवादिता चल रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे छोटे लेवल वालों को नहीं वैल्यू दिया जाता है या बड़े लेवल वालों को वैल्यू नहीं दिया जाता है। ये सारी बात कर रहा है। बिजनेस इथिक्स, इथिक्स क्या होता है बेटा, ये आप जानो। इथिक्स ये बोलता है कि मीन्स आप कोई भी काम करो कि वो क्या होना चाहिए कि किसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स नॉर्मल सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। वही बात कर रहा है बिजनेस एथिक्स की। मीन्स आपका एथिकल वैल्यू क्या है, कि मीन्स क्या आप इस चीज़ को ध्यान दे रहे हो कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हो उससे सोसाइटी फ्रूटफुल होने वाली है, मीन्स पीपल्स क्या होंगे, फ्रूटफुल होने वाले हैं, उनको फ़ायदा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स कर सकते हो बिजनेस जो है एडवर्स इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा बिजनेस ओपन करने जा रहे हो, जैसे हम कहें कि ड्रग्स का, कि गांजा चरस ये सब का बिजनेस आप यूनिट ओपन कर रहे हो किसी एक सोसाइटी में जाके, तो क्या होगा, क्या गांजा और चरस लोगों के लिए फ्रूटफुल है, नहीं है। तो आपका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट जो होगा लोगों की, मतलब जो इम्पैक्ट जाएगा नेगेटिव जाएगा, तो आप बिजनेस का ग्रोथ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके जस्ट रिवर्स आप जाओ, कोई ऐसा बिजनेस करो जो सोसाइटी एट लार्ज को क्या करे, बेनिफिट दे, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक। नेक्स्ट है एजुकेशन।
अब जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हो बेटा, वहाँ के रहने वाले लोगों के एजुकेशन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर एजुकेटेड पर्सन है तो आपकी बातों को समझेंगे और उनका जो आपके प्रति नज़रिया होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जस्ट इसके एडवर्स जाओ कि अगर अनएजुकेटेड पीपल हैं, उनको आपको समझाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा और उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्टेड करो। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या बात है, भाषा। मीन्स आप ऐसे जगह पे, फॉर एग्जांपल आप हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हो और आप जाके बिजनेस अपना ऐसे जगह कर रहे हो जहाँ पे लोग हिंदी जानते ही नहीं एकदम से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगेगा कि लोग ये भी देखते हैं कि क्या ये मेरे जो लैंग्वेज जान रहे हैं क्या मेरे लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड पर्सन है, बिजनेसमैन, या कोई बाहर से आया हुआ है। तो ये चीज़। फिर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब बेटा ये देखो कि एक तरीके से कर रहे हैं, शहरीकरण की बात कर रहे हैं कि आप जहाँ पे अपना बिजनेस ओपन करो क्या वो रूरल एरिया में है कि शहरी एरिया में है, मीन्स शहर में है, ये भी आपको इफेक्ट करेगा। वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है कि बेटा कि वहाँ की मान्यताएं जो हैं वो उसकी बात कर रहा है कि क्या वहाँ पे जो आगे तो आपका एक पॉइंट देखो उसमें है कस्टम एंड ट्रेडिशंस। इन तीनों को मिलाकर अगर आप देखोगे तो मीन्स अगर आप ऐसे जगह पे बिजनेस ओपन कर रहे हो कि जहाँ के कस्टम और ट्रेडिशन को आप क्या कर रहे हो कि मैच कर सकते हो, तो आपका बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करो जो वहाँ के ट्रेडिशन के अगेंस्ट हो जाए तो फिर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि इसको आप माइंड नहीं करना, जो फैक्ट है उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदू और मुस्लिम की मैं बात करता हूँ तो हिंदुओं में क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो कलर होता है ब्लैक कलर वो अशुभ माना जाता है और रेड कलर को शुभ माना जाता है। और इसी के एडवर्स आप जाओ कि मुस्लिमों में देखो बेटा ब्लैक कलर से वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक क्या हुआ था, एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है। एक कंपनी थी कि वो क्या की कि अपना बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश की एक ऐसी सोसाइटी में कि जहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा थे। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि कंपनी चूँकि फॉरेन कंपनी थी, तो उसने क्या किया कि जो पैकेजिंग था उसका वो क्या किया था, ब्लैक कलर से कर दिया था। और इसके अपोजिट में क्या किया कि उसने जहाँ एक और उसका यूनिट था जहाँ पे मुस्लिम आबादी जाती थी, वहाँ पे उस क्या करते हैं कि अपना जो पैकेजिंग करते हैं रेड कलर का कर देते हैं। तो हिंदू ने क्या किया कि ब्लैक कलर को अशुभ मानते हुए उसको परचेजिंग करना बंद कर दिए कि अरे मेरे कस्टम के अकॉर्डिंग से तो ब्लैक कलर अशुभ माना जाता है। फिर वो बंद किए, मुस्लिम ने भी नहीं किया। और इसी के साथ एक और था क्रिश्चियन में, आप देखोगे बेटा वाइट कलर वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाइट कलर भी हिंदू रिलीजन में क्या है, अशुभ माना जाता है कि मीन्स जिन और लेडीज़ों के हस्बैंड नहीं होते उनके लिए वो वाइट बोला जाता है एक तरीके से। तो क्या हुआ, तो और आप बहुत से पैकेजिंग देखोगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनके पैकेजिंग को आपको क्या लगता है कि कंपनी ऐसे ही मतलब अपना मनी वेस्ट कर रही है, फिर वो उनके कलर को चॉइस कर रहे हैं ना। उनके कलर का मीन्स पैकेजिंग जो चॉइस होती है वो यही सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जाता है कि कुछ लोग होते हैं कि कलर पैकेजिंग को देखकर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ये बात आ रही है। नेक्स्ट है रिलीजन्स। अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखो कवर कर दिया कि रिलीजन्स को भी बताया कि मान्यताएं की जो जात धर्म की बात आ रही है उससे रिलेटेड हैबिट एंड प्रेफरेंस। अब लोगों की आदतें और प्रेफरेंस की बात कर रहा कि अब किस आदत के लोग हैं, मीन्स कैसे सामान को खरीदें। कि कोई बहुत से क्या होते हैं कि पीपल्स ऐसे होते हैं जो कॉस्टली सामान खरीदना पसंद करते हैं कि क्योंकि उससे उनका क्या होता है कि स्टेटस सिंबल उनको दिखाना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉस्टली सामान खरीदना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सोशियो कल्चर की बात हुई। नेक्स्ट है बच्चा फोर्थ पॉइंट टेक्नोलॉजिकल। मीन्स आप कह सकते हो कि जो कि आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें होती हैं वो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। जैसे पहला देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आप देखो क्या हुआ कि आप कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हो और R&D, आज के रिसर्च एंड डेवलप को शॉर्ट में बोला जाता है R&D। R&D ये याद रखना। तो ये क्या होता है कि अगर आप सोचो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टेन अमाउंट क्या कर रहे हो कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, मीन्स R&D आप नहीं करा रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो होगा क्या कि आप मार्केट से या कह सकते हो कि जो कस्टमर की चॉइस है उससे कटे हुए रहोगे। कस्टमर की नीड्स क्या है वो आपको पता ही नहीं होगा। आप अपने में क्या करोगे, फोकस करे रहोगे कि नहीं जो हम बना रहे हो प्रोडक्ट। आपको एक एग्जांपल हम देते हैं, HMT वॉच। अगर आप देखोगे कि पापा लोग से पूछोगे, अब तो हम लोग के टाइम में रहा ही नहीं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स थे उनके टाइम में क्या था कि HMT वॉच की एक अपनी अलग डिमांड थी और बहुत ही अच्छी घड़ी थी। ये घड़ी की है HMT वॉच, ठीक। तो उस टाइम क्या होता था कि इसका एकदम अच्छा मार्केट था। लेकिन टाइम चेंज होने लगा तो टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या किया है HMT ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर पाया।
मॉडिफिकेशन न कर पाने से क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि HMT वॉच सुई, मतलब उसमें जो हम लोग अपने टाइम को सेट करते हैं जिस बटन से, उसी से वो क्या होता था रिचार्ज होता था, और इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। HMT वॉच आज भी आप देखो कि काफ़ी वेट होता है। तो लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, लाइट वेट की घड़ियाँ पसंद करने लगे, डिजिटल घड़ियाँ पसंद करने लगे। लेकिन ऐसा ना करने की वजह से HMT क्या हुआ कि मार्केट से बाहर हो गया। लेकिन जो क्वालिटी कह सकते हो कि HMT वॉच की हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी, वैसी क्वालिटी आज तक कोई घड़ी नहीं दे पाया। फिर इसी तरीके से आप अगर हम बोले स्कूटर की बात करें बेटा, तो जरा सा राजदूत याद कर लो कि टू व्हीलर्स में राजदूत एक ऐसी बाइक थी कि जो बहुत ही अच्छी, मीन्स कहीं पे भी आप लेकर चले जाओ वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती थी। लेकिन क्या हुआ, उसने भी अपने अंदर टाइम के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो वो भी क्या हुआ, आज के टाइम में आउट ऑफ मार्केट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मीन्स आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करो कि टाइम के अकॉर्डिंग लोगों की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं करोगे तो फिर आप क्या होगे कि आउट ऑफ मार्केट हो जाओगे। या आपको एक एकदम अच्छा एग्जांपल बता रहे हैं कि जो टाइम के अकॉर्डिंग हम बोले चेंजेस का, फिल्म इंडस्ट्री से आप उठाकर देखो, क्या है, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, ये देखो कितने सालों से क्या है कि फेमस हुए हैं कि कोई भी मूवी आती है इनकी हिट जाती है। और इनका अगर मूवी आप देखो बेटा कि मीन्स हम कह सकते हैं 90s की सेंचुरी फिर 20s की सेंचुरी, दोनों सेंचुरीज के जो एक्टर्स या एक्ट्रेस रहे उनके साथ काम ये कर चुके हैं। तो इनके अंदर क्या था कि मीन्स जैसा सिचुएशन का डिमांड हुआ उस तरीके से इन्होंने क्या किया कि अपने आप को मॉडिफाई किया, कि अपने आप को चेंज किया। और अगर आप अपने अंदर चेंज रखोगे तो बेटा याद रखना सोसाइटी के साथ आप अपने पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ कर पाओगे। लेकिन आप अगर एक कह सकते हो कि नहीं, एक ही चीज़ पे अडिक्ट हो, कंजर्वेटिव माइंड को, कि अपने ब्रॉड लेवल पे थिंक नहीं करोगे, फिर आपका ग्रोथ हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इनोवेशन की बात कर रहा है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करना। देखो अब इनोवेशन और रिसर्च में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार आपके इंटरव्यू वगैरह जब जाते हो देने, वहाँ पे भी इस चीज़ को पूछ लिया जाता है कि रिसर्च एंड इनोवेशन में डिफरेंस क्या होता है। रिसर्च बेटा एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ें पहले से की जा चुकी हैं, जो मतलब पहले से एग्जिस्टिंग में है, उसी में कुछ आप और एडिशन कर दो, कुछ नई चीज़ें और ऐड कर दो, ये रिसर्च है। मीन्स इसको बोलते हैं पुनः खोज, हिंदी में अगर बोला जाए कि अगेन रिसर्च, ये रिसर्च है। मीन्स ऐसा टॉपिक रहे जिसमें आगे टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन की जा सके, वो रिसर्च होता है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन में एकदम न्यू चीज़ आप लाओ कि जो मार्केट में एग्जिस्ट न कर रहा, उस चीज़ को आप ला दो, उसको बोला जाता है इनोवेशन। तो ये हमें याद रखना है, रिसर्च एंड इनोवेशन में डिफरेंस क्या होता है। फिर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी नेक्स्ट है। प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का मतलब कि बेटा कि अगर आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। कि अगर कोई मान लो अभी आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट बनाने में कि जो 1 घंटे में 10 यूनिट बना रही है, लेकिन आने वाले टाइम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई कि जो 1 घंटे में 100 यूनिट बनाने लगी, तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उससे भी आपका बिजनेस अफेक्ट होगा। कि मीन्स अगर 1 घंटे में 100 यूनिट बनने लगा तो आपका कॉस्ट जो है वो कम होने लगेगा, प्रोडक्शन अधिक हो जाएगा, आप सेलिंग अधिक करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, ये देखो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हम एग्जांपल लिए आपका HMT का, राजदूत बाइक वगैरह का, मीन्स आप टाइम के अकॉर्डिंग क्या करो कि अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाओ। और आप देख सकते हो मार्केट में, जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें देखो, आप टू व्हीलर्स स्कूटीज़ की देख लो कि एक्टिवा क्या थी, पहले नॉर्मल आई, फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, फिर 3G 4G 5G, इस तरीके से क्या हो रहा है कि कुछ नहीं है एक्टिवा वही, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस। पहले क्या था कि नॉर्मल उसके अंदर का मीटर था, अब डिजिटल मीटर आने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप टाइम के अकॉर्डिंग क्या करो कि अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करो। या आप कह सकते हो कि शॉप्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उसमें भी देखो कि क्या होते हैं कि पहले कुछ अलग क्वालिटी देते थे, अच्छा नहीं ये शॉप क्या है कि पहले अब हम कहें कि डिटॉल की बात करो, पहले डिटॉल जो आता था डिटॉल ओरिजिनल के नाम से आता था, फिर डिटॉल कूल आया, मीन्स ब्लू आया कि ठंडियों गर्मियों में आप क्या करो डिटॉल कूल यूज़ करो, आपको ठंडा महसूस होगा। तो इसी तरीके से आप देखोगे शैम्पू वगैरह थे तो उसमें पहले नॉर्मल आता था शैम्पू, फिर क्या आया कि सिल्की हेयर्स के लिए आने लगे। तो ये एक सब चीज़ें क्या हैं, आप ध्यान दोगे कि ये सब मॉडर्नाइजेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर अपने अंदर मॉडिफिकेशन करो। या आपको और एग्जांपल बताएं तो आप हॉर्लिक्स वगैरह देख लो, पहले आता था टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर, कि इसमें देखोगे टाइम टू टाइम फ्लेवर्स चेंज होने लगे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए, अब ये देखो आपके क्या है नॉन इकोनॉमिक हैं,
इस यहाँ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई मतलब मॉनेटरी इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट इसका इफेक्ट आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पे आता है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं डेमोग्राफिकल। डेमोग्राफिकल का मतलब होता है कि भौगोलिक, मीन्स आप कह सकते हो कि एरिया वाइज की बात कर रहा है। अब बात कर रहा है पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ। अब देखो बिजनेस आपका इफेक्ट ये भी होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट किससे, कि जिस जगह आप अपना बिजनेस यूनिट ओपन किया हो वहाँ पे पॉपुलेशन की साइज क्या है, मीन्स कितने लोग रह रहे हैं, और वहाँ का ग्रोथ रेट क्या है, कि मीन्स पॉपुलेशन का इंक्रीमेंटल रेट क्या है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है बेटा तो आपका बिजनेस क्या होगा कि वहाँ पे आपको लेबर वगैरह आराम से मिलेंगे, या हम कहें आप अगर वहाँ पे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो आपको कस्टमर बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका एज एंड सेक्स कंपोजिशन। मीन्स यहाँ पे एज ग्रुप की बात कर रहा है क्या, कि जैसे मान लो वहाँ पे जब आप बिजनेस जा रहे हो ओपन करने, ये देखो कि किस एज ग्रुप के पीपल हैं, क्या चाइल्ड हैं या यूथ हैं, या आप कह सकते हो कि तो यूथ के अलग यंगस्टर्स हैं या ओल्ड एज वाले हैं। एंड सेक्स कंपोजिशन का मतलब बेटा कि जो वहाँ पे लोग पीपल हैं उस एरिया में, क्या वो मेल की मेजॉरिटी है या फीमेल की मेजॉरिटी है। ये भी बहुत कुछ, अगर आप देखो कि मेल की मेजॉरिटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा जो मेल की नीड्स के हों। लेकिन अगर फीमेल की मेजॉरिटी है तो वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना पड़ेगा जो फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करे। फिर उसी के साथ हम कह रहे हैं कि चलो मेल फीमेल में आप देख लिए, अब बात आती है सेक्स की। तो जैसे हम कह रहे हैं कि अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो अब आप प्रोडक्ट ला रहे हो तो ऐसे प्रोडक्ट लाओ जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ओल्ड एज वाले हैं तो ऐसे प्रोडक्ट लाओ जो ओल्ड एज वालों को अट्रैक्ट करे। अब ये नहीं कि रहने वाले सोसाइटी में जहाँ पे आप बिजनेस ओपन करो वहाँ पे रहने वाले ओल्ड एज के हैं और आप वहाँ पे प्रोडक्ट क्या लॉन्च करो, डेयरी मिल्क लॉन्च कर रहे हो, अंकल चिप्स लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं चल पाएगा बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है एजुकेशन लेवल। फिर से वही बात, एजुकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मीन्स जहाँ पे आप कर रहे हो अपने बिजनेस को लॉन्च या जहाँ पे अपना यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हो वहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, लोग पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या करेंगे बेटा कि आप जो भी बोलोगे उसके लिए क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। मीन्स आपके प्रोडक्ट के बारे में वो अच्छे से जानकारी लेना चाहेंगे और बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन उसके आएंगे कि आपको उनको सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन कम पढ़े लिखे को क्या होता है कि आप उनको हल्का से समझा देते हो, मान लेते हैं आपकी बात। फिर नेक्स्ट है अर्बन एंड रूरल। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप अपना बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश किए हो वो शहर में है या गांव के एरिया में है। शहर के एरिया में रहेगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या होगा, कॉस्टली पड़ने लगता है। गांव के एरिया में रहता है तो क्या होता है, थोड़ा सा आपको कॉस्टली कम पड़ता है। ठीक, इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे ये बात हो रहा है कि जो वहाँ के रहने वाले लोगों की सेटिस्फेक्शन मीन्स कह सकते हो कि संतुष्टि लेवल है, वो इकोनॉमिक लेवल पे क्या है कि वो संतुष्ट है कि नहीं। मीन्स जो भी उनके पास इनकम वगैरह हो रही कि एज ए, आप इनकम की बात दोनों तरीके से आप देख सकते हो बेटा कि मान लो वो आपके यहाँ जॉब करने आ रहे हैं तो क्या जो आप उनको सैलरी ऑफर कर रहे हो क्या उससे वो सेटिस्फाई हैं। साथ ही साथ कि जो वो सैलरी पा रहे हैं उनमें से क्या वो सेविंग कर पा रहे हैं, मीन्स एक्सपेंसेस वगैरह करके कुछ सेविंग कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होगा बेटा तभी वो क्या करेंगे। देखो अगर किसी के पास सैलरी अच्छी है मीन्स इनकम अच्छा आ रहा है तभी वो एक्सपेंसेस अच्छा कर पाएगा, मीन्स वो प्रोडक्ट की बाइंग अच्छे से कर पाएगा और उस चॉइसेस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट कर पाएगा। लेकिन ये कहो कि अगर जो लिमिटेड इनकम ग्रुप के पीपल हैं वो पहले क्या करेंगे, अपने डेली नीड्स को जो उनका वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, तब फिर वो क्या करेंगे, अदर ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है बेटा इंटरनेशनल। अब अंतर्राष्ट्रीय इसको बोलते हैं, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे आपका बिजनेस कैसे इफेक्ट होगा ये बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बेटा अभी हम आगे भी इसको देखेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे जिसमें एलपीजी की बात आई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हो क्या वो किस लेवल पे है, मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो तो आपको क्या होंगे, कॉम्पिटिटर्स इंटरनेशनल लेवल पे मिलने वाले, मीन्स अदर कंट्रीज़ के क्या होने वाले हैं कि कॉम्पिटिटर्स आपको मिलेंगे। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, कि आपके बिजनेस जो होते हैं कि बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा कि जो मीन्स बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए बनी हुई हैं कि कैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाएंगी, उसके लिए क्या होगा, उससे अफेक्ट होगा, उनके डिसीजन से अफेक्ट होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में देखो आपको 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है। WTO जिसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। इन सब के बारे में बेटा हमें आगे की क्लासेस में सेपरेट पढ़ना है, आप जरा से भी परेशान मत होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स,
अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी बहुत, अब देखो क्या होता है कि अगर दो कंट्रियों के बीच में ऐसे समझौते हो रहे हैं कि जो ट्रेड के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कि अक्सर आप देखते हो कि क्या होता है कि जब हमारे यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मिनिस्टर्स फॉरेन विजिट करते हैं, या फॉरेन के जो होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कोई भी बड़े नेता विजिट करते हैं अपने यहाँ, तो उनके विजिट के दौरान इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम अधिक से अधिक ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें, मीन्स व्यापारिक हमारे समझौते अधिक से अधिक हों। उससे क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है। फिर इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बात आ रहा है बेटा। आजकल देख ही रहे हो कि हर जगह हर कोई आतंकवाद से पीड़ित है। तो अगर इस लेवल पे मीन्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपकी आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो आपका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कि मीन्स आप कह सकते हो कि आपके पास एक घूस मांगने की होते हैं, कि धमकियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ठीक है। नेक्स्ट, कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब क्या हो कि वैल्यूज़ जो हमारे कस्टम्स है बेटा, अगर उनके एक्सचेंज की बात आ रही है कि मीन्स हमारे यहाँ के कस्टम्स फॉरेन में जाएं, फॉरेन के कस्टम्स हम अपनाएं, कि जो हमारे लिए फ्रूटफुल कस्टम्स हो, तो उससे भी क्या होगा कि हमारा बिजनेस बहुत इफेक्ट होगा। आप देख सकते हो कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी जो होती है बेटा, ये फॉरेनर्स को बहुत ही पसंद आती है। इवन दो हम कह सकते हैं इंडियंस में भी जो बाहरी लोग हैं, कि अदर स्टेट्स के लोग हैं, उनको बहुत पसंद आती है। तो अगर ऐसे एग्रीमेंट हमारे हो रहे हैं कि बनारसी साड़ी हम एक्सपोर्ट करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा। मीन्स हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि हमेशा आप ये कोशिश करो कि जो आपके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाएं। जैसे आप देख सकते हो हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट्स मीन्स राज्य हैं, हर राज्यों की अपनी एक खूबी होती है। वहाँ के अपने क्या खान पान का अलग होता है, रहन सहन का ढंग होता है, क्लोथिंग स्टाइल होती है। तो हर कोई क्या करता है, उसको प्रमोट करता है। मीन्स उत्तर प्रदेश के अलग है, राजस्थान में आप देख सकते हो अलग वहाँ का कस्टम्स है। तो एक कस्टम को दूसरे स्टेट में ले जाना, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने पे क्या होगा कि बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं बेटा। कि जितना अधिक से अधिक लोगों को पसंद आएगा तो डिमांड बढ़ने लगती है। नेक्स्ट, ऑयल प्राइस हाइक। कि आप देख सकते हो कि जो हमारे ऑयल प्राइजेस होते हैं, उससे भी क्या होते हैं कि बिजनेस पे इफेक्ट होता है। अगर ऑयल की प्राइस क्या होगी, लो होती है, तो हमारे लिए क्या होगा कि एक तरीके से कह सकते हैं प्रोडक्शन हमारा जो होता है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होने लगता है। और क्योंकि आप देखोगे जो भी आप प्रोडक्शन करते हो वो हर तरीके से ऑयल से इफेक्टेड होता है। कि आप रॉ मटेरियल मंगाओगे तब भी अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। आप फिनिश गुड्स को सप्लाई कर रहे हो कस्टमर्स तक, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन से ही जाएगा। तो कह सकते हो कि हर तरीके से आपका कोई भी प्रोडक्ट हो वो ऑयल प्राइस से इफेक्टेड होता है। ठीक, ये 7th पॉइंट्स हुआ। ये आपका बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और आज बता दे रहे हैं। ये देखो, इंपॉर्टेंट एक्ट्स मीन्स एक्ट्स का मतलब क्या होता है, कानून जो आपके लिए। इसमें क्या है कि अभी जो आपको बता रहे केवल आप ईयर्स जानते रहो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे कि ये कानून किस ईयर में आया है। कुछ इसमें से कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में हमें आगे की क्लासेस में पढ़ना भी है, लेकिन आज आपको इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप इसके ईयर को याद कर सको। जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948। देखो, जब भी कोई कानून आप पढ़ो बेटा, उसके सामने जो ईयर लगा होता है वो ईयर इस चीज़ को डिनोट करता है उसी साल वो कानून बना हुआ है। ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप याद रखना, फैक्ट्री एक्ट कब बना, तो आपका आंसर होना चाहिए 1948। अब ये फैक्ट्री एक्ट वगैरह क्या है इसके बारे में हम आगे क्लासेस में बात करेंगे। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लो बेटा, फेरा इसको बोला जाता है। FERA, फेरा बोला जाता है। कई बार आपको फेरा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, या कई बार ये पूछा जाता है कि फेरा कब आया या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया। मीन्स इससे 3 से 4 क्वेश्चन एक ही पॉइंट से जो देख रहे हो एक लाइन से बन सकते हैं। जैसे हमने बोला फेरा का फुल फॉर्म, या ये पूछा जाए फेरा कब आया। तो अब देखो, फेरा आने का मतलब कि आपको फेरा का फुल फॉर्म पता होगा तब आपको पता चलेगा, या डायरेक्ट आपसे पूछा जाए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब बना। ठीक। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आपका हुआ। फिर नेक्स्ट आपका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 मीन्स 1999, इसको फेमा बोला जाता है बेटा। फेमा के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो फेमा भी सेम वैसे फेरा की तरह, जैसे मैंने बोला कि 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही लाइन से, तो ऐसे फेमा से भी बन सकता है। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। कंपटीशन एक्ट 2000
मीन्स एक कंपटीशन एक्ट जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं उनके लिए बना हुआ है, एक 2000 में। फिर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1970 1970, इसको एमआरटीपी एक्ट बोला जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इसको एमआरटीपी एक्ट बोला जाता है, आप याद रखिएगा, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 1947, ये एक्ट्स के आपको क्या करने हैं, डेट बेटा याद रखना है। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे बीकॉम में, तो बहुत से स्कूल कॉलेजेस में क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ाया जाता है, या कुछ में बीकॉम सेकेंड ईयर में। तो ये आपको सारे एक्ट पढ़ने हैं इनडायरेक्ट, और ये एक्ट जो आपको पढ़ने हैं बिजनेस रेगुलेशन फ्रेमवर्क में, बीआरटी बोला जाता है जिसको, उस बुक में आपको ये सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ने हैं। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हो। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो पुरानी क्लासेस को भी देखते रहें बेटा, ठीक है। कि आज रात में भी हम अकाउंट्स की क्लास करने वाले हैं, तो उम्मीद आपको 9 बजे तक मैं उस क्लास को भी प्रोवाइड करा दूंगा, और वो प्रॉपर जैसे हमारी पिछली क्लासेस चलती रही हैं उसी तरीके से मैं उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू बेटा, गुड लक।